नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और डायलॉग मंच का मोटिव आप जानते हैं, यूथ को सही डायरेक्शन और साथ में मोटिवेशन देना। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं रोशन आहूजा जी। रोशन आहूजा जी ने 2019 की सीजीपीएससी परीक्षा का जो परिणाम सितंबर 2021 में आया है, उसमें 36 रैंक प्राप्त कर नायब तहसीलदार का पद अर्जित किया है, हासिल किया है। तो रोशन जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सबसे पहले हम ये बात करेंगे क्योंकि जैसे हम देख रहे थे कि आपका तीसरा अटेम्प्ट था, तो पहले 2 अटेम्प्ट में आपको असफलता लगी, एक बार क्लियर नहीं हुआ, एक बार आपने मेंस सब कुछ चीजें। तो एक थोड़ा जर्नी बताइए जो आपकी पूरी यात्रा रही, क्योंकि इस यात्रा में कई बार बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी आई होंगी, कुछ चैलेंजेस आए होंगे। थोड़ा सा अपनी यात्रा के बारे में, पूरे चैलेंज के बारे में थोड़ा बताइए। सर, मैं कोयले के छुरी नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से करी थी, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग को ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपनी बी कंप्लीट की। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो मैं इंदौर में लगभग 6 महीने मैंने जॉब करी थी। और तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद इंदौर ज्वाइन किया। इंदौर में एक प्राइवेट कंपनी थी जहाँ पे मैंने लगभग 6 महीने जॉब किया था। उसके बाद आया तो मुझे समझ आया कि मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब तो नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचना चाहिए। तो इसी बीच मैंने केंद्रीय विद्यालय में TGT-WE का एग्जाम होता है, वो अटेम्प्ट किया था। उसमें भी मेरे 3 या 4 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रह गया था। और इसी दौरान पे फिर 2015 या 16 पीएससी का रिजल्ट आया था, जिसमें हमारे पड़ोस के एक मेरे परिचित हैं, भैया हैं, वो सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद में मैं इंस्पायर हुआ कि अगर वो कर सकते तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। और उसके बाद से फिर मैंने अपनी जर्नी इधर कंटिन्यू की थी। तो 2019 मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। 17 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें मैं मेंस पास नहीं कर पाया था। 18 वाले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास नहीं हो पाया था, और 19 वाले का रिजल्ट आपके सामने है। ओके, तो एक लंबी जर्नी आपकी हो गई। अगर 2017 की हम बात करें तो 2017, 2018, 2019, तो प्रिपरेशन तो आपने 2016 से स्टार्ट की होगी। नहीं सर, मैंने 1 अप्रैल 2017 से पढ़ाई स्टार्ट की थी। ओके, तो इतना लंबा समय, मान भाई करीब 4 साल आपको इस प्रिपरेशन से जुड़े हो गए। कभी कोई निगेटिविटी नहीं आई? कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कहीं गलत तो नहीं कर लिया? मैं अच्छा खासा प्राइवेट सेक्टर में सेट हो रहा था, जॉब मिल रही थी। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को जैसे विचार आते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव हर किसी के सामने आते हैं, तो क्या आपके सामने भी कुछ नेगेटिविटी आई इस प्रकार की? बिल्कुल बिल्कुल। जब पहली बार जब मैं मेंस पास नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे तो चलो लगा कि ठीक है कि कुछ कमी रह गई होगी, अगले बार और अच्छा इंप्रूव करेंगे। सब तो पहली बार में अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाते, ये चीजें मन में आई। और एक पॉजिटिविटी थी कि चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से देंगे। तो जब सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हो पाया, वो भी मेरी गलती के कारण, तो मुझे लगा कि अरे कहीं मैंने कुछ गलत डायरेक्शन तो नहीं सेलेक्ट कर लिया। लेकिन इस मामले में मैं लकी था कि जो मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे टीचर्स है, उनका मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। तो उन सबके मतलब सपोर्ट से, उन सबके मतलब प्यार से ही मतलब मैं इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाया। यानी कि आपको अपने फैमिली की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, सबने आपको मोटिवेट किया और उस राइट पे लगाए रखा और आपने इसको किया। हम तो आपको आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस बार ये रैंक आई है, आपने इस बार अगर एग्जाम दिया होगा तो आपकी और अच्छी रैंक आए और आप प्रॉपर डीसी सिलेक्ट हो। तो डायलॉग मंच की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। एक देखा जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा की जो पूरी जर्नी है थोड़ा सा लंबी हो जाती है, काफी लंबी हो जाती है। 4 साल एक ही चीज को पढ़ते रहना, करते रहना, बार बार वो करते रहना, तो कई बार बहुत स्ट्रेसफुल, स्टूडेंट कहते हैं सर स्ट्रेस हो जाता है। पूरा दिन एक ही चीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, तो इस तरह का जो स्ट्रेस आता है इसको कैसे आपने रिड्यूस किया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके फेस में मुझे स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। ये तो सिलेक्शन की खुशी हो सकती है या क्या तरीका था जिससे आप ये स्ट्रेस को रिलीव करते थे? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो मेरे दोस्त, मेरे फैमिली, जो मेरे टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया फैमिली में हमेशा। कि जैसे मैं पर्सनली सिंधी बैकग्राउंड से हूँ, मैं सिंधी हूँ। तो सिंधी कास्ट में लोग पढ़ते नहीं है ज्यादा, या वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, ज्यादा पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते। तो इस मामले में बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मेरे फादर ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया।
उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। इस बार भी जब रिजल्ट आने से पहले मैंने कहा था पापा मुझे बहुत डर लग रहा था, बोलता ठीक है ना बेटा कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट और देंगे, नहीं होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और दोस्तों ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे मयंक, मेरे दोस्त हैं मयंक है, आभास है, बिंदुसार है, विवेक है, प्रवेश, शिवम, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। इन मतलब इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं नहीं समझता कि किसी और एस्पिरेंट या किसी और सेलेक्टेड कैंडिडेट के दोस्तों ने उसे इतना सपोर्ट किया होगा। हो भी सकता है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इस मामले में अपने आप को सबसे ज्यादा लकी मानता हूँ। चलिए, तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले, इतने अच्छे गाइडर मिले जो आपको एकदम अगर डिमोटिवेट हुए तो आपको मोटिवेट उन्होंने रखा। आपको बाहर से कहीं मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको घर से और अपने सर्किल से आपको मोटिवेशन मिलता रहा। बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़ा सा हम बात करते हैं सिविल सेवा परीक्षा, किसी परीक्षा की बात करते हैं, सीजीपीएससी की बात करते हैं। जी। आपको मुख्य चुनौती क्या लगी इस परीक्षा में? जैसे आपने 2 बार असफलताओं को, और कहा जाता है कि जब हम सक्सेस हो जाते हैं तब हम उतना अच्छा एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हमें असफलता, फेलियर जो होता है, वो फेलियर हमको अच्छा क्या करता है, एनालिसिस करने का मौका देता है। तो आपको क्या सबसे बड़ा चैलेंज लगा इस परीक्षा के दौरान कि ये चैलेंज मेरे लिए सबसे बड़ा था जिसको मुझे बीट करना था? जी, इसमें तो सर अगर हम लोग दोनों एग्जाम्स की बात करें, जैसे प्रीलिम्स और मेंस हो गया, इन दोनों में स्पेसिफिकली अगर बात करें तो प्रीलिम्स के लिए मुझे सबसे बड़ी चुनौती ये लगती है कि जो उसकी अनसर्टेनिटी है, पेपर का स्टैंडर्ड आप गेस नहीं कर सकते, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो गेस नहीं कर सकते आप, और आप अपनी प्रैक्टिस को जो क्वेश्चन लगाने की जो एक लिमिटेड ही आपके पास में रिसोर्सेस हैं, आप बहुत ज्यादा वास्ट नहीं कर सकते आप लोग को, अगर आप करेंगे तो आपकी कमांड नहीं होगी क्वेश्चंस पे। तो एक सबसे बड़ी चुनौती ये है। और जैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उस टाइम 84 मार्क्स पे मैंने मेंस अपीयर किया था। सेकंड टाइम में मेरे 123 मार्क्स आए थे, लेकिन 123 में मैं लिख नहीं पाया था मेंस। तो इतनी बड़ी जो अनसर्टेनिटी कि आप मोर देन 50% आपने इंप्रूव किया, उसके बाद भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी चीज मेंस में सर मुझे लगता है कि जो राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर पाते हैं मेंस के आंसर राइटिंग की, वो सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि हमारे जो सर हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि आपका जो क्लास नोट्स है या आपका जो खुद का नोट्स है जो आप पढ़ने के लिए बनाते हैं उसमें, और जो आपका आपने जो एग्जाम में लिखा है, जो टेस्ट लिखा है, उन दोनों में डिफरेंस जितना कम होगा उतनी ही अच्छी आपकी सक्सेस होगी, और जितना ज्यादा दोनों में डिफरेंस होगा उतनी ही पुअर आपकी स्कोरिंग होगी। तो ये जो बात है, मैंने शुरू से इस बात को गार्ड बांध के रखा हुआ था। तो मुझे ये लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो आपका डिफरेंस होता है आपके क्लास नोट्स और टेस्ट की जो कॉपी है, इसको आपको कम करना है। ओके, यानी कि सिंपल बात है कि आपने टेस्ट सीरीज को अच्छे से की और जो टीचर्स ने आपको बताया उसको आपने गांठ बांध दिया, ये मुझको खूब करना है। और प्री और मेंस में जो आपने जो चैलेंजेस बात की, ये वाकई में काफी एस्पिरेंट्स के लिए वाकई में एक चुनौती रहती है कि इस बार हमने तैयारी कुछ और की थी, कम पे हमारा हो गया, अगली बार हमने की तो ज्यादा करने के बाद भी नहीं हुआ। ये पेपर भी डिपेंड करता है, कहीं पेपर टफ आ जाता है, कहीं पेपर इजी आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट चला जाता है। चलिए, बड़ा अच्छा आपको चैलेंज लगा। लेकिन इस पूरी तैयारी के दौरान आपके पास एक कैसा मंत्र क्या था, आपके मन में ऐसा क्या था कि आप इसको लगातार पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट देते चले गए? तो ऐसे क्या भाव आपके अंदर थे? ठीक है, आपको मोटिवेशन तो मिला, लेकिन एक अंदर इंटरनल भी तो होता ना कि मेरे मन में क्या चल रहा था कि करूंगा, बिल्कुल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्या चल रहा था वो थोड़ा बताइए। जी, तो सर ऐसा था कि मेरी हमेशा स्टार्ट तो ऐसा था कि मेरी शुरू से मतलब इच्छा रहती है कि मैं कोई भी चीज अगर करता हूँ तो मेरी इच्छा रहती है कि जब तक थोड़ा सा मतलब सेटिस्फेक्शन तो मिलना चाहिए, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसमें थोड़ी सी तो सक्सेस मिलनी चाहिए, और जब तक नहीं मिलती मतलब मेरी लगे रहने की आदत है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरे साथ एक सपोर्ट था कि मैं उसको कंटिन्यू कर पाया, और दोस्तों का तो था ही, दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर, सबका। बिल्कुल, यानी कि हम कहेंगे कि लगे रहने की, क्योंकि मुझे लगे रहना है। और एक कहा जाता है ना कि अगर आप अपने कार्य के प्रति वो शिद्दत से लगे रहें तो कायनात आपकी बनाने की कोशिश करते हैं, वो आपने स्ट्रेटेजी को अपनाया। चलिए, हम थोड़ा परीक्षा के बारे में बात करें, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों के बारे में बात करें। आपके सोर्सेज क्या थे? प्री के लिए बात करें, मेंस के लिए बात करें, इंटरव्यू के लिए बात करें, तो थोड़ा सा डिटेल से
कि प्री में आपके सोर्स ये थे, मेंस में आपके सोर्स ये थे, इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करें। जी, तो सर जैसे प्रीलिम्स के लिए है, तो प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक बुक्स होती हैं, जैसे प्रीलिम्स पढ़ते समय मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटीज कंप्लीट करी थी, और पॉलिटी के लिए लोग लक्ष्मीकांत बोलते हैं, लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ी, सेलेक्टिव टॉपिक्स है वो ही पढ़े हैं मैंने उसमें ज्यादातर जो बीएल पढ़िया है उसको कंटिन्यू किया था। और एनआईओएस की जो मटेरियल है गवर्नमेंट की, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा मटेरियल है। उसमें पर्सनली ये होता है कि क्योंकि ओपन स्कूलिंग की किताबें हैं, तो कोई टीचर उनका होता नहीं, तो इस मोटिव से लिखी जाती है कि जो स्टूडेंट है वो पढ़ते साथ खुद से समझ जाए। तो वो बहुत आसान सी किताबें होती है और बहुत अच्छी किताबें होती हैं, तो मैंने उनको रेफर किया था। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी, पॉलिटी ज्योग्राफी के लिए मैंने एनआईओएस के मटेरियल को रेफर किया था। उसके बाद में जो प्रतियोगिता सारांश की क्वेश्चन बैंक्स है, बुक्स हैं, और जो सॉल्ट बुक्स हैं और सॉल्ट की जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन सबको मैंने रेफर किया था। और मैंने अपना जो गाइड है वो पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स थे उन्हीं को बना के रखा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी डायरेक्शन में मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ, उसी डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ। और एक चीज का मैंने जरूर ध्यान रखा, सपोज किसी साल कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि अनसर्टेन थे और वो कंटिन्यू नहीं हुए हैं कभी भी, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ये सोचा कि छोड़ ही देना है, क्योंकि मुझे अगर पास करने हैं तो 60-70% इज मोर देन इनफ। 100% आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ पास करना है। ओके। तो इसलिए मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस को ये सोचा कि अगर ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यू बार बार नहीं आ रहे हैं तो इनको अवॉइड किया जाए। ओके, यानी अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा और जो आपको लगा कि वो वाकई रिपीट हो रहा तो उस पर ज्यादा फोकस किया, जिन पर आपको नहीं था तो आपने उस पर फोकस कम किया, क्योंकि इसको छोड़ देते हैं इस पर। और सही बात, सही स्ट्रेटजी भी यही है कि जहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करें, जहाँ से कम हो। अगर हम थोड़ा बुक्स के बारे में बात करें, मान लो प्री के लिए आपने क्या क्या बुक्स को देखा, मेंस के लिए क्या क्या बुक्स को देखा, क्योंकि मेंस का अगर हम सब कुछ आपको टॉपिक जोड़े, अगर सब सब्जेक्ट को जोड़े तो करीब 30 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं। अब उन 30 सब्जेक्ट के लिए आपके सोर्सेज अलग अलग थे, थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि मेंस के लिए, प्री के लिए क्या आपके सोर्सेज, किताबें क्या क्या थी आपकी, किताबें, अखबार, प्रीलिम्स के लिए तो जो भी किताब, अखबार, मैगजीन, जो भी। प्रीलिम्स के लिए मैंने बताया कि जी, प्रीलिम्स के लिए जैसे जो प्रतियोगिता सारांश की किताबें हैं, इंडिया जीएसपी, छत्तीसगढ़ जीएसपी, उसके बाद में दोनों इंडिया छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन बैंक, इन चारों बुक्स पे ही मैंने फोकस किया। सीसेट के लिए आर.एस. अग्रवाल हो गया, indiabix.com करके एक वेबसाइट है, उसको रिफर किया करता था मैं कॉलेज के टाइम पे भी, और मैंने इधर भी कंटिन्यू किया। उसमें सीसेट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और एस.डी. यादव है, और जो रीजनिंग की जो बेसिक किताबें हैं वो सब मैंने लगाई थी, ताकि मेरा सीसेट और प्रीलिम्स का जो पहला पेपर है वो दोनों क्लियर हो सके। और उसके बाद में जो मेंस था, मेंस के लिए मेरी जो बुक की जो लिस्ट रही थी, जैसे पेपर 1 की हम लोग बात करें तो पेपर 1 में इंग्लिश, हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए जो भी प्रतियोगिता सारांश की किताबें हैं वो, और उसके अलावा मैंने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो नेट से मिल सकते थे, जो जैसे वॉइस हो गया, टेंस हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स, जितने भी प्रैक्टिस सेट हो सकते थे वो मैंने किए थे। छत्तीसगढ़ी के लिए मैंने विनय कुमार पाठक की एक बुक आती है, वो मैंने रेफर की थी। और मेंस के लिए हिंदी के लिए मैंने वासुदेव नंदन प्रसाद को भी रेफर किया था। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 के लिए आप करंट से पढ़ सकते हैं, और सातों बाकी जो 6 पेपर हो गए, 6 पेपर में आप जो भी चीजें पढ़ते हैं उनमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसे के फॉर्म में काम आ जाती हैं। आप करंट से अवेयर है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दैनिक भास्कर, नवभारत पत्रिका, जो भी आप आपकी लाइकिंग के हिसाब से जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। और कोई सबसे पहले आप दिमाग में आपका ये क्लियर होना चाहिए कि एक अच्छे ऐसे का फॉर्मेट क्या हो सकता है, किन किन पॉइंट्स पे, किन किन डायमेंशंस में एक ऐसे लिखा जा सकता है। मोर और लेस वो 7-8 पॉइंट ही होते हैं कि टॉपिक कुछ भी आ जाए और 7-8 पॉइंट के आसपास के आपको ऐसे लिखना होता है। तो 7-8 पॉइंट आप एक बार क्लियर हो गए ना, तो फिर आप उस डायरेक्शन में 1-2 ऐसे आपने कंप्लीट करके दिखा दिए, आपको जिसके ऊपर फेथ है आपने उनसे चेक करा लिया, उन्होंने अगर परफेक्ट कर दिया कि हाँ ठीक है आप इस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप उन 6-7 पॉइंट्स पे अपने ऐसे को तैयार कर सकते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो। फिर जी, थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर के लिए अगर बुक्स की बात की जाए तो हिस्ट्री के लिए मैंने आर.एस. शर्मा पढ़ी थी, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, और रोमना थापर भी पढ़ी थी 6-7 की। और मिडीवियल के लिए मैंने डॉक्टर बालकृष्ण पंजाबी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक आती है, बहुत पुरानी है, अब शायद मिले या ना मिले, तो उस बुक को मैंने पढ़ा था, वो बहुत ही अच्छी, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई वो किताब। उसके बाद में मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने
प्रतियोगिता सारांश पढ़ी थी, और उसके बाद में जो अर्जुन देव थी 8th की, वो मैंने पढ़ी थी। ओके। और मैंने विपिन चंद्र पढ़ी थी, लेकिन मुझे विपिन चंद्र से उतना अच्छा मतलब नोट्स बनाने के लिए उसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है, तो मैंने विपिन चंद्र को थोड़ा कम पढ़ा था जी। ओके ओके। और जैसे पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के बारे में मैं शायद आपके सामने आने वाला पहला कैंडिडेट होऊंगा जिसने जो बोलेगा कि लक्ष्मीकांत मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी थी। तो मैंने पॉलिटी के लिए NIOS का मटेरियल रेफर किया था। NIOS का मटेरियल वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है। और उसके बाद में मैंने BL फड़िया को रेफर किया था। फड़िया को काफी कम लोग पढ़ते हैं, आपने पढ़ा, वो अच्छी बात जी जी। और पब्लिक एड के लिए मैंने BL फड़िया को रेफर किया था। BL फड़िया की किताब आती है पब्लिक एड की, वो मैंने पढ़ी थी, और जो क्लास नोट्स थे वो तो थे ही। ओके। अब अगर अब हम लोग आ जाए पेपर 4 में जो साइंस वाला पोर्शन है, वो 10th की जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की पुरानी सिलेबस की जो बुक है वो पूरी एज इट इज है, वो काम आ जाती है। और अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है जो एडवांस है तो आप उसको NCERT से NIOS से रेफर कर सकते हैं। और मैंने एक बहुत पुरानी बुक है NCERT की 10th की आती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नाम से, वो शायद 95 का शायद पब्लिकेशन है, उसके बाद बंद हो गई है। तो उसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हमारे मेंस के सिलेबस के जैसा है। ओके। तो वो बुक जो है वो मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने उसको कंटिन्यूअसली रेफर किया था। और जैसे मैथ्स था तो मैथ्स के लिए जो बेसिक बुक्स है 10th की बुक है, RS अग्रवाल है, SD यादव है, ये सारी बुक्स मैंने लगाई थी। और अगर हम लोग इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट की एक जाधव महोदय करके छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, वो हो गया। और उसके बाद में रतन जोशी की साहित्य भवन पब्लिकेशंस की पतली सी बुक आती है, वो मैंने रेफर की थी। टेक्नोलॉजी के लिए जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसके लिए आप वाइवस पैनोरामा है, परीक्षा मंथन है, या जो करंट की जो कुछ चीजें हैं वो आप रेफर कर सकते हैं। फिर अगर 5th पेपर की बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के लिए जो मैंने महेश कुमार बर्णवाल की आती है एक बुक, उसको मैंने रेफर किया था, वो बस रेफरेंस के लिए, क्योंकि उसमें सिलेबस में इतनी सारी चीज, उस बुक में इतनी सारी चीजें लिखी जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने वो उसको सिर्फ सेलेक्टिव ही पढ़ा था। और करंट से आपको अपडेट रहना चाहिए। और सेकंड चीज, राजस्थान बोर्ड की क्लास 12 की एक बुक है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र, तो बहुत ही अच्छी पॉइंट वाइज लिखी हुई बुक है, तो मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद आई थी, तो मैंने भी उसको रेफर किया था कभी कंसेप्चुअल स्टडीज के लिए मैंने उसको रेफर किया था जी। फिर पेपर 5 के लिए, पेपर 5 का जो सेकंड पोर्शन है इंडियन ज्योग्राफी, उसके लिए 9th 10th 11th 12th की जो NCERT है वो है। DR खुल्लर इस मामले में बहुत काम की बुक है, क्योंकि DR खुल्लर के हर एक चैप्टर के पीछे 30, 60, 100 और 125 वर्ड्स में पूरे क्वेश्चन आंसर पैटर्न में दिया हुआ है। और जो सेकंड पोर्शन होता है हमारे पेपर्स का, वो भी उसमें भी वर्ड लिमिट वही होती है, तो आप उसको एज इट इज रट के लिख भी सकते हैं, तो वो भी बहुत काम आ जाता है। और पेपर 6 का जो पार्ट 3 है उसके लिए मैंने प्रतियोगिता सारांश पढ़ी थी। और पेपर 6 है, पेपर 6 के लिए मैंने पूरे के लिए सिर्फ जो अपने क्लास नोट्स थे, जो मेरे बनाए हुए नोट्स थे, सोशियोलॉजी, फिलोसफी और छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर ट्राइब्स के लिए, उसी को रेफर किया था। और आर्ट एंड कल्चर ट्राइब्स के लिए मैंने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक पब्लिकेशन है पुराना, समग्र छत्तीसगढ़ के नाम से, ग्रीन कवर में एक बुक आती थी, डॉक्टर विभाष कुमार झा और सौम्या नैयर उसके राइटर हैं। उसका जो कल्चर वाला पोर्शन है बहुत ही अच्छा है। और मैंने पर्सनली देखा है कि लास्ट जो 2012 से जो भी क्वेश्चंस आए हैं मेंस में, वो डायरेक्टली उस बुक से उठाए गए हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो मैंने उसको कल्चर के लिए रेफर किया था। फिर 7th पेपर के लिए जो मेरे खुद के नोट्स थे, और जैसे एक्ट वाला जो पोर्शन है उसमें आपको स्कीम्स तो करनी है, गवर्नमेंट का जो पब्लिकेशन है वहां से एक्ट जो है, एक्ट्स आप खुद से पढ़ सकते हैं या क्लास नोट्स में वो पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, MPPSC से लिया गया सिलेबस है, कुछ पोर्शन सेम मैच करता है, तो आप पुराने क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, तो आप उस डायरेक्शन में अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। जो सेकंड पोर्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले, तो उसके लिए मैंने बहुत छोटी सी पतली किताब आती है इलाहाबाद पब्लिकेशंस की, संयुक्त राष्ट्र एवं भारत के प्रमुख संगठन एवं संस्थाएं के नाम से, पतली सी बुक है 60-70 पेज की, मैंने उसको रिफर किया था, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। और जो थर्ड पोर्शन है उसके लिए मैंने जो अपने नोट्स थे वो, उसके बाद में इंडिया ईयर बुक का जो शिक्षा वाला चैप्टर है अपडेटेड इंडिया ईयर बुक से, वो हो गया। उसके बाद में जो ऑफिशियल वेबसाइट से जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे NCERT हो गई, UGC हो गई, उनको रिफर करके उनका जो विजन मिशन जो पेज होता है
वहां से बहुत सारी चीजें आपको एक्चुअल जो फैक्चुअली करेक्ट है वो आपको जानकारी मिल जाती है। तो ये तो मेरा रिसोर्सेस था, लेकिन इन सब के बाद भी मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट पूरे 7 पेपर के लिए अपने नोट्स बनाए थे। नोट्स के साथ साथ सिनॉप्सिस भी बनाए थे, उन्हीं को मैंने फॉलो किया था। ये पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन जो आपको एग्जाम टाइम पे काम है वो आपका नोट्स तो सिनॉप्सिस ही होता है। बड़ा अच्छा, आपने देखिए बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से आपने बताया कि आपने किस किस पेपर के लिए कौन कौन सी बुक आपने पढ़ी थी। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही डिटेल से। इसका मतलब पता चलता है कि आपने देखिए जैसे इंडिया इन बुक का भी आपने एक चैप्टर स्पेशल उठाया, तो पता चलता है कि कोई भी जहां जहां से आपको अच्छा कंटेंट दिखाई दिया आपने वहां से उठा के अपना नोट्स बनाया। और अभी आपने बताया कि नोट्स मैंने खुद के बनाए और उसका मैंने सिनॉप्सिस बनाए। तो एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़ा अच्छा मुझे आपने बताया, तो मेरा मन भी कर रहा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये भी मन प्रॉब्लम रहती है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। और एक बड़ी एक इशू रहता है कि नोट्स बनाएं कब शुरू करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट ने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते क्या किया, किताब उठाई पढ़ना शुरू किया, हाथों हाथ नोट बनाना शुरू कर दिया, तो कहते सर वो नई किताब तैयार हो गई हमारी, एक दूसरी किताब हो गई। नोट बनाना ही नहीं आता है कि नोट्स वो किताब के इतनी मोटा नोट्स बना के तैयार कर दिया, उसका कुछ फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि नोट्स बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, दूसरा नोट्स बनाने कब शुरू करने चाहिए, फर्स्ट रीडिंग के बाद, सेकंड रीडिंग के बाद, थर्ड रीडिंग के बाद, तो अलग अलग सबकी स्ट्रेटजी होती है। आपकी क्या स्ट्रेटजी थी नोट्स को लेकर, थोड़ा वो ही आप बताइएगा। जी, जैसे नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि नोट्स में जो आप बनाए ऐसा नोट्स आप बना सके जिसको आप एज इट इज याद कर सके। मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर आपने नोट्स में कुछ लिखा है तो आपको याद होना चाहिए। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आपका नोट्स एक्सेस है, तो आप उसको अपने हिसाब से लिमिट करें कि आप कितना याद कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, नोट्स आपके पॉइंट वाइज होने चाहिए। पॉइंट वाइज होंगे तो आपको एग्जाम में वो डायरेक्टली पेज दिखता है कि इस क्वेश्चन के इस टॉपिक में 6 पॉइंट थे जो मेरी कॉपी में लिखे हुए थे। 6 पॉइंट है, तो आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट बचे हुए हैं, 2 हो गए, एक और बचा हुआ है। तो एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आता है। अगर आपका नोट्स पैराग्राफ वाइज होगा तो आप उसमें पॉइंट कैसे एनालाइज करेंगे, 5 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए, 4 लाइन की 6 लाइन की, ये तो मेरे को पर्सनली नहीं लग पाता कि फिजिबल और पॉसिबल हो पाएगा। और नोट्स बनाना कब स्टार्ट करने वाली बात है, तो आप एक बार पढ़ लें टॉपिक। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपने पढ़ा कि भारत के संविधान का निर्माण एवं प्रवर्तन, ये एक टॉपिक है, तो आपने पहले पढ़ लिया क्या क्या उसका बैकग्राउंड था, कौन कौन था, कब कब बैठकें हुई, कैसे बना, कितने दिन लगे, आपने देख लिया। उसके बाद आपको रिफर करना चाहिए, जो भी आपका एमसीक्यू के लिए जो भी आप बुक रिफर कर रहे हैं, आप उसको देख लीजिए कि उसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसके इर्द गिर्द भी आपके नोट्स होने चाहिए। यानी कि नोट्स भी आपने पूरा जो फोकस किया कि नोट्स को हमको बहुत ही ध्यान से प्रीवियस पेपर भी आप देखें, सब चीज को देखते हुए और पढ़ते हुए नोट्स बनाएं, और ब्रीफ में बनाएं। ज्यादा लंबे बनाएंगे तो उसको आप रिवीजन करने में आपको दिक्कत होगी। तो बहुत अच्छा है कि नोट्स को मेंस के लिए अगर आपका किसी भी टॉपिक का नोट्स 1 पेज से ऊपर बनता है, मतलब कुछ तो दिक्कत है, सीधी सी बात है। 1 से 1.5 पेज से ऊपर नोट्स नहीं होना चाहिए। तो नोट्स बनाते समय जैसे आपने बड़ा अच्छा बोला कि एक टॉपिक का, एक सब्जेक्ट का 1 पेज का नोट्स, यानी कि पूरा अगर मेंस की बात करें 30 पेज, तो 30 पेज आपका मेंस का नोट्स तैयार हो गया। नहीं सर, अगर जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में अगर आप प्रेसिडेंट का नोट्स बना रहे हैं तो प्रेसिडेंट के लिए आपके नोट्स 1-1.5 पेज से ऊपर नहीं होने चाहिए। ओके यानी कि पॉलिटी का, हम पूरी पॉलिटी की बात करें तो तकरीबन ये मान के चलें 20-25 पेज में आपका एक पूरा सब्जेक्ट तैयार हो गया। हाँ 20-25 पेज लगेगा पॉलिटी के। आप प्रेसिडेंट की बात करते हैं, संसद पार्लियामेंट की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो वो पेज है तो 25-30 पेज में आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाता है, जिसको आपको रिविजन करने में क्या रहे, इजी रहे जी। अच्छा, नोट्स बनाते समय ये भी बड़ी बात है कि आपने कहा प्रेसिडेंट को 1 पेजेस के अंदर तैयार आपने कर दिया। मेरा मन बड़ी उत्सुकता हो रही है कि ये भी मैं जानूं कि आपने प्रेसिडेंट को 1 पेज में कैसे कवर किया, क्योंकि प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। आप प्रेसिडेंट की हम पावर की बात करें, उसकी जो शांतिकालीन शक्तियां हैं, संकटकालीन शक्तियां हैं। अब शांतिकालीन शक्तियां उसकी विधायी, मतलब आपकी लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, पार्डन पावर है जिसको हम लोग जुडिशियल पावर ही बोल सकते हैं, फाइनेंशियल पावर है, फिर संकटकालीन हम देखते हैं 352, 356, 360। तो इनको आपने कैसे पावर को, फिर इसकी पूरी चयन प्रक्रिया, उनके ऊपर इम्पीचमेंट की बात भी करें,
तो कैसे इसको बांधा, थोड़ा सा इसको हम बताएंगे, कुछ आइडिया, हिंट देकर, एग्जाम्पल देकर? जी जी। जैसे एग्जाम्पल के लिए इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो हम लोग बात करते हैं। तो इम्पीचमेंट में सबसे पहले आधार क्या होगा, पहला पॉइंट। कौन ला सकता है, कब ला सकता है, जैसे 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। उसके बाद में किस मेजोरिटी से पास होना चाहिए, 2/3 है। उसके बाद में प्रेसिडेंट खुद या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से उपस्थित होकर अपना क्लैरिफिकेशन दे सकता है, ये हो गया। और उसके बाद जो सेकंड हाउस में जाएगा तो प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है। तो SMS फर्स्ट हाउस, ये आपने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। अब उसको शब्दों में बांधना तो वाक्यों में हम तो खुद बांध ही सकते हैं। जो मेन फैक्ट्स है वो तो छोटे छोटे पॉइंट में आ सकता है, आपको याद तो वही करना है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने बोली। देखिए क्या है ना कि वर्ड आपको, टर्मिनोलॉजी और जो फैक्ट्स हैं वो दिमाग में रहे। बाकी भाषा देनी है तो भाषा तो आप टेस्ट जब देते हैं तो उससे आपको देना आ जाता है। मेन फैक्ट्स आपको छूटेगा नहीं, जो आपको मार्क्स अच्छे दिलाएगा। ये आपका अच्छा स्ट्रेटजी है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। जी रोशन जी, पहले आप बोलिए। और दूसरी चीज सर, नोट्स आपका हमेशा अपडेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1857 के रिवोल्ट या 1857 की क्रांति से मान लीजिए कोई नोट्स बनाया, उसमें कारण क्या क्या थे, पॉलिटिकल, तात्कालिक, सामाजिक, आर्थिक, जो भी कारण थे आपने पूरा बना लिया। लेकिन आपके नोट्स में बाय द वे कोई टॉपिक आपने नहीं लिखा था 1857 से रिलेटेड जो एग्जाम में आया है, तो वो आपको अपडेट करके अपने नोट्स में ऐड करना चाहिए, ताकि अगर दोबारा रिपीट हो तो आपसे वो छूटे नहीं क्वेश्चन। ओके, यानी कि आपको अपने नोट्स को रिवाइज करते रहना चाहिए और समय समय पर उसको ऐड ऑन करते रहना चाहिए। करंट का भी कोई टॉपिक आ जाए, मान लीजिए आप कोई टॉपिक आपने बना लिया पहले, स्टैटिक नोट्स तो बन गया, तो करंट का भी उसी नोट्स में शामिल करें या करंट का अलग से नोट्स बनाएं? नहीं, बिल्कुल। आप जैसे कोई पॉलिटी से ज्यादा रिलेटेड है तो आपने उसको पेन से लिख लिया, कोई दूसरे कलर की पेन से, कि ग्रीन या ब्लू पेन से या रेड पेन से आपने वहां पे ऐड कर दी करंट में ये चीजें थी, तो वो याद हो जाती है आपको। जी, तो यानी कि जो नोट्स आपने बनाए उसी में करंट को आप ऐड ऑन करते चले जाएं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। रोशन जी, मैं एक प्रश्न और, अच्छा आपने बताया कि नोट्स को और करंट को उसमें जोड़ के, लेकिन कुछ करंट अफेयर्स ऐसा भी है जो किसी नोट्स में नहीं आ पा रहा है, तो आपने उसके लिए अलग से करंट बनाया, अलग से नोट्स बनाए, या करंट को ऐसे ही रखा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लास्ट में एग्जाम के लगभग 1 महीना पहले रमेश देवांगन सर है, वो करंट की एक बुकलेट पब्लिश करते हैं। मैं बिल्कुल आंख बंद करके उस बुकलेट को पढ़ लेता हूँ, उससे ज्यादा मैंने कभी कोई करंट नहीं पढ़ा। अगर मेंस के लिए तो अलग बात है, बाकी प्रीलिम्स के लिए तो मैंने उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं पढ़ा। ओके, यानी कि आपने एक टीचर के नोट्स से जो बुक को पब्लिश करते हैं उनको आपने पढ़ा और उसको आपने रिवाइज किया, उससे आपने काम चला लिया। तो न्यूज़पेपर, कोई न्यूज चैनल, इस तरह का कोई चीज फोकस नहीं किया आपने? न्यूज़पेपर तो सर जैसे डेली आप रीडिंग करते हैं तो उसके बाद तो करंट कैसे कोई जरूरत पड़ती नहीं है मेरे ख्याल से। और कोई न्यूज चैनल तो मैं पर्सनली मैंने कहीं देखा नहीं, तो मैं रेकमेंड भी नहीं कर सकता इसके बारे में तो कुछ। ओके, चलिए एक बात और मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि पूरी परीक्षा के दौरान कभी बार ऐसा भी होता होगा जो एक स्ट्रेस हो जाता है, चलो भाई थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं, मेंस के समय की बात करें या प्री जब एकदम नजदीक आ गया तब ज्यादा हम लोग टाइम इन्वॉल्व करते हैं, तो पढ़ते पढ़ते एक स्ट्रेस भी हो जाता है। उस स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आप क्या करते थे? ये एक थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है, ऐसे ही मेरे उनमें आया तो पूछूं। स्ट्रेस रिलीव करने के लिए सर मैं कॉलेज के टाइम पे ऐसा सर कि मेरी हॉबी रहती थी फोटोग्राफी, तो अब यहाँ तो कर नहीं पाता था, तो फोन में ऐसे ही कुछ भी कभी कुछ देख रहे हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड चीजों के बारे में मुझे देखना, सुनना, पढ़ना ये बहुत मुझे पसंद आता है। ऐसा है कि अगर मैं 4-5 घंटे की सिटिंग के बाद एकदम दिमाग मेरा एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर मैं फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करूँ तो मैं फिर से 3 घंटे बैठ सकता हूँ उसके लिए बिना थके। मुझे बड़ा मजा आता था उसमें। और कोई फिजिकल एक्टिविटी, कुछ योगा वगैरह, आसन या जॉगिंग वगैरह, ऐसा कुछ नहीं? नहीं सर, नहीं, कभी तो मुझे तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। चलिए, तो मैं ऐसे प्रश्न पूछा क्योंकि आप काफी एनर्जेटिक लग रहे थे, तो काफी, तो मैं चलो पूछा जाए। तो हमने बात करी प्री की, बात करी, मेंस की बात की, इंटरव्यू में थोड़ा सा इंटरव्यू बात करें, क्योंकि मैं आपके मार्क्स देख रहा था, और इंटरव्यू में अगर आपको अच्छे नंबर मिल गए होते तो आप डीसी होते। अगर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले, हालांकि थोड़ा सा मैं अलग बात कर रहा हूँ,
या आप क्या एक सजेशन देंगे कि इंटरव्यू के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, इसमें अच्छे नंबर लाए? क्योंकि आप देखते हैं कि एक 6 रैंक है वर्षा बंसल जी, उनको 130 मार्क्स मिले हैं और आपको एकदम जी उनके लगभग आधे ही मान लीजिए हैं। जी जी तो ये जी इतना जी। वेरिएशन आपको क्या लगा कि क्या करना चाहिए जिससे आपको अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में मिले? देखिए सर, अब ये है कि ये मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ या ऐसी पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं जज कर पाऊँ किसी स्टूडेंट को या अपने आप को कि मुझे नंबर क्यों मिले। मैं हूँ कि हर इंसान के लिए जजमेंट अलग अलग हो सकता है। तो मेरा जो भी बोर्ड था, उस बोर्ड ने मुझे 70 मार्क्स के बराबर समझा, तो उन्होंने मुझे 70 मार्क्स अलॉट किए। जैसे आपने डॉक्टर वर्षा बंसल मैम का एग्जांपल दिया कि उनको 130 मार्क्स मिले, तो उनको 130 के लायक समझा तो उनको 130 मार्क्स मिले। तो बस ये है कि जब अगली बार इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, तो मैं जो भी मतलब मेरे सर रमेश देवांगन सर, सुनील टुटिया सर, मानस दुबे सर, इन्होंने जैसा बोला था वो हमेशा यही चीज बोलते हैं कि आप आर्टिफिशियल मत होइए इंटरव्यू में। जहां अगर आप थोड़ा सा भी आर्टिफिशियल बनने की कोशिश करेंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप आर्टिफिशियल बनना चाह रहे हैं। तो आर्टिफिशियल सिनोनिमस है इंटरव्यू में कि झूठ का, आप जो नहीं है वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से आप झूठ ही बोल रहे हो। झूठ बोलने वाला इंसान किसी को पसंद नहीं आता। तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि जो सर ने मुझे डायरेक्शन दिया था उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करूं, और जब अगली बार मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि क्या गलतियां हुई थी या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो। यही यही स्पिरिट होनी चाहिए। देखिए बड़ी सी बात आपने बोली कि जी कमियां रहती हैं, कहते हैं ना कि कहीं जी कुछ कमी रहती है तो कमी को देखो जी और सुधार करो। जी तो कहते हैं ना जी जी असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई जी देखो और सर। सुधार करो। तो यही वाली जी बात सर। है। बिल्कुल। और आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि बी नेचुरल। इंटरव्यू में जी जितना आप बिल्कुल प्रैक्टिकल रहेंगे, नेचुरल रहेंगे, जो आप है वैसा रहेंगे, झूठ बोलेंगे तो जो लोग बैठे हैं बोर्ड में वो बहुत ही जी विद्वान, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, बहुत अनुभवी, बहुत बड़े लोग हैं। तो वो जी पहचान जाते हैं कि बेटा अब तुम कब सच बोल रहे हो, कब झूठ बोल रहे हो। जी बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सर। अब देखिए, अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 95 की है और वहां बोर्ड में मेरे ख्याल से जितने भी लोग होंगे वो लोग 95 के पहले सर्विस ज्वाइन किए होंगे, तो जितनी मेरी एज नहीं उससे ज्यादा तो उनको सर्विस का एक्सपीरियंस होगा। उनके सामने कुछ भी बोलना तो वो झूठ बोलना तो गलत ही होगा, उनको पकड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। बिल्कुल 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 सही बात बोली है। जी तो उनके सामने झूठ नहीं, सच बोलिए और बिल्कुल सच बोलिए, कोई इशू जी नहीं है। चलिए जी हम इस सर। पूरी जर्नी की बात करें, प्री मेंस इंटरव्यू की बात करें। जी कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी चीजें आपके साथ घटित हुई हो जिनको आप शेयर करना चाहें कि हाँ ये बात जो थी इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया या मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित किया, कुछ ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे? जैसे आपने बता तो दिया कि जब आपने मेंस नहीं हो पाया था, फिर जब प्री नहीं जी हुआ तो आप किस पॉइंट हुए? कोई और जी ऐसी बात जो वाकई में लगता है कि हाँ एक एस्पिरेंट को ध्यान रखना चाहिए, ये फॉर जी सर। गलतियां नहीं होनी चाहिए? जी अब सर, जो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस लिखा था, उस फर्स्ट अटेम्प्ट का जो मेंस में फेल हुआ था, वो मेरी पूरी लाइफ का पहला फेलियर था किसी भी एग्जाम का। इसके पहले मैं आज तक किसी एग्जाम में फेल नहीं हुआ, इवन इंजीनियरिंग में आज तक मेरी कोई बैक नहीं आई। कभी भी कोई भी एग्जाम में मेरा फेलियर नहीं था, तो मेरा पहला एग्जाम था जिसमें मैं फेल हुआ था। तो मैं बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगने लग गया था कि सब कुछ खत्म हो गया। अरे, मैंने ये चीज पहले बोली कि ये तो था कि अगले अटेम्प्ट अच्छे से देंगे, लेकिन इस फेज में आने से पहले जो कुछ 15-20 दिन का टाइम था, वो मैं समझता हूँ कि सबसे बुरा तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन चेंजिंग मोमेंट था। समझ आया कि हर इंसान की स्ट्रेटेजी अलग होती है, हर इंसान की किस्मत अलग होती है, हर इंसान का तरीका अलग होता है, पूरा पर्सनैलिटी अलग होती है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि सामने वाला आपसे छोटा है, आपसे कम एज का, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया, आप नहीं कर पाए। या ये भी, और इस बात को सुन के हवा में मत उड़िए कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, सामने वाले ने 4 बार में नहीं कर पाया। तो ये जो डिफरेंस जो मेरे को समझाया, इसके लिए मैं पूरी लाइफ टाइम के लिए रमेश देवांगन सर है, उनका मैं आभारी रहूंगा। वो मेरे को जितना समझते हैं, मेरे को पर्सनली जानते हैं। मैं ये बहुत बहुत क्या कहना चाहिए, ऑब्जेक्शनेबल बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मेरे को पढ़ाई के मामले में मैं या मेरे फादर जितना नहीं जानते, उनसे ज्यादा मेरे को रमेश देवांगन सर जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो हर एक चीज जानते हैं।
और मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, इस टाइप की कोई परेशानी होती है पढ़ाई से रिलेटेड, मैं बिल्कुल उनकी शरण में चला जाता हूँ। सर ये प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो बैठो। उसके बाद उनके साथ बैठा रहूंगा, वो बैठे बैठे बात करते करते कुछ कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं। और एक तो उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि मतलब मैंने आज तक उनसे ज्यादा पॉजिटिव इंसान नहीं देखा। चलिए बहुत मतलब अच्छा है। कोई भी चीज हो, उनकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उनसे ज्यादा पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, उनसे ज्यादा मतलब लिबरल, उनसे ज्यादा मतलब जो बोलो उनके लिए कम है। क्योंकि मेरी अगर मैं बोलूं कि मेरी सक्सेस अगर 100% है, तो मेरा पर्सनल एफर्ट 20 to 30% है, उससे ज्यादा नहीं है। उसमें मोर देन 50% एफर्ट देवांगन सर के हैं, और बाकी जो बच जाता है वो मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और जो बाकी टीचर्स है उनका इनपुट है। जी बड़ा अच्छा। और आपको ऐसे टीचर मिले जो आपको हमेशा मोटिवेट रखे और आपको बिल्कुल एकदम जी जी पास में जी लगाए रखे, एक सही डायरेक्शन जी आपको देते रहे, ये बड़े सौभाग्यशाली आप रहे। और आपकी जी फैमिली, आपके फ्रेंड सब कुछ आपके साथ रहे, बहुत अच्छी बात है। जी मैं एक प्रश्न लास्ट आपसे करूंगा, ज्यादा समय आपको नहीं जी लूंगा। जी सर। कुछ ऐसा मैसेज जो आप फ्रेशर के लिए, मैं 3 कैटेगरी जी डिवाइड कर देता हूँ। एक उनके जी लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो भी तैयारी जी शुरू करना चाह रहे हैं या तैयारी करने का मन बना रहे हैं। एक वे जी अभ्यर्थी जो फेलियर को चख रहे हैं, सफलता मिल नहीं पा रही है। जी और एक वे अभ्यर्थी जो पीटी पास नहीं कर पा रहे हैं। तीनों के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे, तीनों कैटेगरी जी के स्टूडेंट्स के लिए? जी। पहली चीज जो फ्रेशर्स के लिए है, फ्रेशर्स के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अपने सोर्सेज जो है ऑथेंटिक रखें, कम रखें, और उन पे फोकस करें। किसी एक दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे कमांड करने की कोशिश करें। आप वो आपके पर्सनल चॉइस का हो सकता है, छत्तीसगढ़ हो सकता है, पॉलिटी हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, साइंस हो सकता है। अपने पर्सनल इंटरेस्ट के किसी एक दो सब्जेक्ट पे कमांड करें, और सोर्सेस कम रखें, उस पर फोकस करें। जितना अच्छा कमांड करेंगे वो आपके लिए फायदा रहेगा। दूसरी चीज, जो फेलियर है या जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं इस बार के रिजल्ट में, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, बस एक बार और, बस आप लोग 80-90% अटेम्प्ट कर अचीव कर चुके हैं, बस थोड़ी सी एक बार की और दरकार है। अब जैसे मेरे इंटरव्यू में मार्क्स कम थे, अगर मेरे मेंस पे मार्क्स कम होते तो मैं भी शायद आपके साथ ही खड़ा होता, जो अभी इस बार सक्सीड नहीं हो पाए हैं। तो बस इतना है कि आपके हाथ में जो है, आप अपना 100% दीजिए, कंटिन्यू पढ़ाई पे फोकस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके टीचर्स हैं उन पे फेथ कीजिए, कंपेयर ना करें। आप किसी भी टीचर से गाइडेंस लेते हैं, आप उनके ऊपर फेथ रखिए। बस एकला चलो रे बोलते हैं, बस उनके साथ चलते जाइए, वो आपको बिल्कुल सक्सेस दिलाएंगे। जहां हम कंपेयर करना चालू करते हैं कि इसमें वो टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, ये टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, वहां पे हम अपने आप के साथ में गलत करते हैं। क्योंकि हमारी तो उतनी एज ही नहीं है, हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम पढ़ाने वाले को जज कर पाए। और हम ये जज करते कि वो ऐसा पढ़ा रहा है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, वो खराब पढ़ा रहा है, हमको क्या पता कि वो किस मोटिव से ऐसा पढ़ा रहा है। तो ये जज करना बंद करें बिल्कुल। अगर आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं तो बिल्कुल आंख मूंद के भरोसा करें और कंटिन्यू उसको फॉलो करें। और तीसरे, जो प्रीलिम्स ही पास नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रीलिम्स पास नहीं होने वाला तो यह देखिए कि वो हर्डल तो है, अनसर्टेनिटी भी है। तो आप इसके लिए यही कर सकते हैं कि अपनी कमांड बढ़ाएं, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाएं। बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं आपके क्वेश्चन बनाने के, एमसीक्यू जितने मिले उतने लगाइए। एसएससी के मिले, यूपीएससी के मिले, बिहार पीएससी के मिले, घटना चक्र से मिले, व्यापम के मिले, पिछले साल पीएससी के मिले, पीएससी और एग्जाम में तो उसके मिले, जो भी मिले बस उस पर लगाइए। और ये हर्डल तो बहुत बड़ा होता है, नो डाउट, अनसर्टेनिटी भी बहुत होती है। ये जब बिल्कुल। पास नहीं होता, आपकी मेंस की स्किल कितनी भी अच्छी हो, कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी है, तो पास तो करना ही है। अगर इस फील्ड में है तो करना तो है, तो इसलिए बिल्कुल लगे रहे। डिमोटिवेशन आता है, खराब लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, हर किसी के साथ होता है। बस ये हर किसी के लिए मोटिवेशन अलग अलग होता है। मेरे लिए कोई और था, आपके लिए कोई और हो सकता है, किसी और के लिए कोई और हो सकता है। तो बस अच्छे से लगे रहे, बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी। अगर मेरे जैसा इंसान कर सकता है तो आप तो कर ही सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए रोशन जी आहूजा ने कहा कि मेरे लिए तो और दूसरे मोटिवेशन मुझे मिला और उसे मिला, मेरे मोटिवेटर जी बने। तो आपके लिए तो जी आज सादा आपके सामने रोशन आहूजा जी बैठे बात कर रहे हैं, आपके लिए रोशन आहूजा जी भी मोटिवेट का आपको कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात कि लगे रहिए, लगे रहिए, और पूरा बस अपनी कमियों को देखते रहिए कि मैं कहाँ पे कमी कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ी बात बोली जो हमेशा हम लोग हर इंटरव्यू में देख रहे हैं, सभी एस्पिरेंट बोल रहे हैं, प्रैक्टिस, अभ्यास। जी जितना जी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप क्या होंगे, निखरेंगे, उतने ही आप आगे जी बढ़ेंगे। तो दोस्तों जी लग जाइए आज से ही। जी रोशन जी ने भी आपको कह ही दिया है, तो लग जाइए।
रोशन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, जो आपके मन में हो। आर्टिकल 19 का पूरा प्रयोग कर सकते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा इंटरव्यू था सर, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली आपसे बात करके। और बस ये है कि अच्छे दोस्त बनाएं, ऐसे दोस्त जो वाकई में आपके दोस्त हों। दोस्त और दोस्त में बहुत दो समान शब्द है लेकिन अंतर बहुत होता है। तो अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे लोगों की संगति में रहें, अच्छे टीचर से गाइडेंस लें, और अपना ग्रुप अच्छा बनाए, पीयर ग्रुप आपका बहुत अच्छा हो जो आपको सपोर्ट करे, फैमिली से सपोर्ट आपको मिले। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बस लगे रहिए। और हमारे एक और सर है मेरे परिचित हैं, अभी SDM है वो, 2014-15 बैच के सिलेक्टेड है। वो हमेशा बोलते हैं जो लिखेगा वो दिखेगा। तो मेंस में तो है, अगर आप लिखेंगे तो रिजल्ट में दिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं दिखेंगे, सीधी सी बात है। चलिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों आपने काफी कुछ सीखा होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको काफी प्रेरणा भी मिलेगी, और कैसे करना वैसे भी मिलेगा। तो बहुत बहुत आभार आपका रोशन जी, आपने समय दिया डायलॉग मंच को। और हम होप जी करेंगे सर, आप थैंक यू आगे भी सर। आप हमें समय दें। और हम लोग बिल्कुल सर, डायलॉग मंच बिल्कुल। की ओर से और जितने भी एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं, आपके जी। सुंदर से प्यारे से भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।